नेक्स्ट टर्म, डिसऑनर ऑफ बिल। द नेक्स्ट टर्म जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वो है डिसऑनर ऑफ बिल। देखिए क्या होता है, व्हेन द ड्रॉई और एक्सेप्टर, when the drawee or acceptor of the bill fails to make payment of the bill on date of maturity, date of maturity it is called dishonor of bill। देखिएगा, देखिए जब ड्रॉवर ने बिल लिखा तो उसमें ड्रॉई को उसने बोला कि भाई इसमें लिखी हुई एक सर्टेन सम ऑफ मनी इस पर्टिकुलर डेट पर या इस पीरियड के बाद आप क्या कर दोगे, इस बिल के होल्डर को पे कर दोगे। अब जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो जो एक्सेप्टर था ना वो बिल का पेमेंट नहीं कर पाया। भाई उसके पास प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और उसने पेमेंट करने से मना कर दिया। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। when the drawee or acceptor of the bill fails to make the payment of the bill, जब वो बिल का पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बिल का क्या हो जाना, डिसऑनर हो जाना। नेक्स्ट, नोटिंग ऑफ बिल। सर हाँ जी, सर वो जो आपने भी ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि जो एक्सेप्टर है वो पेमेंट नहीं करता तो मतलब वो डिसऑनर हो जाता है। बिल्कुल तो सर वो डेट आगे नहीं बढ़ती क्या? डेट मतलब वो जैसे आएगी, लेकिन वो एक बार अगर डेट आगे भी बढ़ेगी तो वो तो नया बिल बनेगा। भाई आप समझो, जिस बिल की ड्यू डेट आ गई वो बिल तो डिसऑनर होगा ना। अगर आपको हाँ। आगे बढ़ाना है उसको हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल, लेकिन अच्छा रिन्यूअल के लिए आपका बिल नया बनता है, यानी ये बिल तो आपका अच्छा। क्या होगा, डिसऑनर होगा ही होगा। ओके सर। ठीक है, आइए नोटिंग ऑफ बिल। टू ऑब्टेन द प्रूफ to obtain the proof of dishonor, to obtain the proof of dishonor of a bill, bill is presented to legally authorized person
कॉल्ड हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लीगली ऑथराइज्ड पर्सन कॉल्ड नोटेरी पब्लिक। एक मिनट, प्रियांशु ने ज्वाइन नहीं किया क्या? हाँ जी, चलिएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ये क्या बोल रहा है? टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल, बिल इज प्रेजेंटेड टू अ लीगली ऑथराइज्ड पर्सन कॉल्ड नोटेरी पब्लिक। कॉल्ड नोटेरी पब्लिक। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखिए, बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन अब ये डिसऑनर हुआ, इस बात का प्रूफ क्या है? कल को हो सकता है बाद में पार्टी ये बोल दे कि भैया मेरे सामने तो प्रेजेंट ही नहीं किया, प्रेजेंट करते तो मैं पेमेंट कर देता। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए ड्रॉई जो है, अगर वो बिल का पेमेंट करने से मना करता है, तो आपको उस बिल को एक लीगली ऑथराइज्ड पर्सन के पास भेजना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक क्या करता है? वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा, और चार्जेस लेकर उस बिल पर एक नोटिंग कर देगा, यानी उस पर लिख देगा कि भैया ये बिल प्रेजेंट किया गया था और इसका पेमेंट नहीं हो पाया। तो अब वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो फुल स्टॉप लगा के लिखो, नोटेरी पब्लिक चार्ज a small fees, charge a small fees for providing service, for providing service known as noting charges। ये लीजिए, तो नोटिंग ऑफ बिल बेसिकली उसके प्रूफ का एक तरीका होता है कि भैया वो डॉक्यूमेंट अब एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए, उसके लिए आप एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाते हो, जिसको हम नोटेरी पब्लिक बोलते हैं, और वो इसको ऑथेंटिकेट कर देता है कि हाँ, अब ये बिल क्या हो गया, जब प्रेजेंट किया गया था तो जो ड्रॉई था या जो एक्सेप्टर था उसने बिल का पेमेंट नहीं किया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिल की नोटिंग करना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये है ड्रॉअर, और ये है ड्रॉइंग। और ये है आपका नोटेरी पब्लिक। ये है नोटेरी पब्लिक। अब क्या हुआ
कि देखिएगा इन दोनों के बीच में बिल का ट्रांजैक्शन हुआ, फोर मंथ्स। अब ड्यू डेट पर पहले ड्रॉअर ने ड्रॉई को क्या किया, बिल प्रेजेंट किया कि भैया तुम इस बिल का पेमेंट कर दो। अब ड्रॉई फेल हो गया कि भैया ड्रॉई फेल हो गया कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं इसका पेमेंट नहीं कर सकता। तो अब ये जो बात हुई ना, ये तो ओरल हुई कि भैया इसने देने से मना कर दिया, डिसऑनर हो गया। लेकिन इस डिसऑनर का प्रूफ क्या है ड्रॉअर के पास? तो ये ड्रॉअर उस प्रूफ के लिए क्या करता है, इसके पास जाता है, इसके पास जाएगा और इससे एक अटेस्टेशन लेगा या इससे एक क्या करवाएगा, ऑथराइज्ड करवाएगा कि भैया ये बिल जो कि प्रेजेंट किया गया है अब ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ऑथराइजेशन फॉर डिसऑनर और पे नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ये डिसऑनर का ऑथेंटिकेशन करवाने पहुंचा और इसने कुछ चार्जेस पे कर दिए, जिन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। बट जरा सोचो प्रैक्टिकली, क्या इसकी गलती थी क्या बिल के डिसऑनर होने में? क्या बिल के डिसऑनर होने में ड्रॉअर की गलती थी? नहीं। तो अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस पे तो ड्रॉई को ही करने पड़ते हैं। एक बार तो ड्रॉअर ने दे दिए, क्योंकि ड्रॉअर ऑथेंटिकेशन करवाने गया, ऑथराइजेशन करवाने गया नोटिंग का डिसऑनर का, तो भैया ये तो चार्जेस लेगा। तो ये चार्जेस एक बार तो ड्रॉअर दे देगा, लेकिन बाद में वो इन चार्जेस को किससे रिकवर कर लेगा, ड्रॉई से रिकवर कर लेगा। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस का जो बर्डन होता है वो अल्टीमेटली किसके द्वारा बियर किया जाता है, ड्रॉई के द्वारा बियर किया जाता है। इस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नोटिंग चार्जेस विल बी बियर बाय, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली किसके द्वारा पे किए जाते हैं, ड्रॉई के द्वारा पे किए जाते हैं। चलिए, तो इसे हम कहते हैं, अगली टर्म है हमारी नोटिंग ऑफ बिल। क्लियर? बिल्कुल, केवल एक प्रूफ है ये और कुछ नहीं। सर एक बार डायग्राम तो बना ले। हाँ जी, बना लो, ये लो। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, अगली टर्म हमारे पास आती है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, ये क्या होता है तो लिखना, when drawee makes the payment, when drawee makes the payment of the bill before its due date, when drawee makes the payment of the bill before its due date, it is called रिटायरमेंट ऑफ बिल। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिल की ड्यू डेट 4 महीने बाद थी, लेकिन ड्रॉई के पास 2 महीने बाद ही पैसा आ गया,
तो यार वो सोच रहा है कि यार अब क्यों उस बिल को हम 4 महीने तक करें, मेरे पास आज पैसा आ गया, अब मुझे देना तो है ही, 2 महीने बाद दूंगा, उसकी जगह आज दे देता हूं, नहीं तो मैं तो ये पैसा इधर उधर कर दूंगा। तो जब आप बिल की ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट कर देते हो तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर आप बिल को ड्यू डेट से पहले देते हो तो फायदा दोनों को होता है। देखो, ड्रॉअर को पहले पैसा मिल गया और ड्रॉई को कुछ रिबेट, कुछ बेनिफिट मिल जाता है कि भैया वो सामने वाले को बोलता है कि भैया मैं तुझे 2 महीने पहले पैसा दे रहा हूं, तो तू एक काम कर, मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, मैं तुझे थोड़ा सा पैसा कम दूंगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिबेट ऑन बिल। तो रिटायरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ड्रॉई बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट of the term is renewal of a bill. Renewal of a bill. बिल का रिन्यू हो जाना, लिखें sometimes drawee is not in the position to pay the amount of bill on maturity. Thus, drawee request to the drawer to cancel the old bill and write a new bill with interest. अब देखिए, ड्रॉई के पास पैसे नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने बिल का पेमेंट कर पाए, तो वो ड्रॉअर को रिक्वेस्ट करता है कि यार तुम एक काम करो कि ओल्ड बिल को तो कैंसिल कर दो और अब एक नया बिल बना दो कि मैं 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, विद इंटरेस्ट दे दूंगा, तुम्हारा 2 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी तुम मुझसे ले लेना। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखा, does the drawee request to the drawer to cancel the old bill and write a new bill with interest. सर मतलब ये वाला होगा वो रिन्यूअल ऑफ बिल वाला। बिल्कुल, this process is called renewal of bill. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। जनरली इंटरेस्ट लिया जाता है। इंटरेस्ट अगर आपने कैश में दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज नए बिल में बिल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों जोड़ दिए जाते हैं। वो हम इन सब की जब अकाउंटिंग एंट्रियां करेंगे ना, सेपरेट डिस्कस करेंगे अभी हम रिटायरमेंट की एंट्रियां। अभी तो मैं आपको टर्म समझा रहा हूं जो इस चैप्टर में आपके काम आने वाली है। तो रिन्यूअल का, हाँ जी बोलिए सर। ये ओल्ड वाले बिल के उसमें जो अमाउंट होता है वो न्यू वाले में जोड़ देते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड बिल कैंसिल हो गया तो वो पैसा तो अभी आपको देना बनता ही बनता है।
प्लस हाँ। आप जो नया बिल लिखोगे उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आप सामने वाले से लोगे। तो जनरली जो नया बिल होता है उसमें अगर आप इंटरेस्ट का पैसा कैश में दे देते हो तब तो ठीक है, नहीं तो जितना भी ओल्ड बिल है यानी जितना भी अमाउंट ड्यू है वो प्लस इंटरेस्ट मिलाकर हम क्या कर देते हैं, नया बिल लिख देते हैं। तो ये ठीक आपके है। कुछ टर्म्स हैं जिनकी अभी हमें आगे अकाउंटिंग एंट्रियां सीखनी है। बट बेसिकली हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी यूज्ड, कि इस चैप्टर में हमारे पास जो टर्म्स यूज होंगी वो क्या क्या होंगी। ये हमारे पास टॉपिक नंबर 4 था। एक और पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 लिखें। when calculating date of maturity following points should be kept in mind। आप जब भी किसी बिल की ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करोगे, इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालते समय। ए पॉइंट, इन केस ऑफ bill at site, in case of bill at site or bill on demand, bill on demand, थ्री डेज of grace आर नॉट अलाउड। ये लीजिएगा, इन केस ऑफ बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड है तो ध्यान रख लेना उसमें ग्रेस पीरियड नहीं जोड़ा जाता है। बिल एट साइट का मतलब है आप जैसे ही प्रेजेंट करोगे सामने वाले को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता है। लिखें पॉइंट नंबर बी। when the term of bill mentioned in number of days, then अब अगर आपने टर्म बिल लिखा है, टर्म बिल का मतलब कि इतने समय बाद पेमेंट करना है। अब अगर वो टर्म नंबर ऑफ डेज में है, जैसे आपको बोला जाए कि भैया 40 दिन का एक बिल लिखा, आपने 35 दिन का एक बिल लिखा, नंबर ऑफ डेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग is not included
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10 अप्रैल को 30 दिन का एक बिल लिखा, तो जब मैं काउंटिंग चालू करूंगा 30 दिन की, तो 11 तारीख से काउंटिंग चालू होगी, 10 तारीख को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। तो जब टर्म ऑफ बिल नंबर ऑफ डेज में मेंशन होगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डेट ऑफ ड्राइंग है, यानी जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन को आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्या अगले दिन वाली डेट लेंगे? हाँ जी, 11 से काउंटिंग चालू होगी। यानी जैसे मान लो मैं जो बता रहा हूं आपको, कि मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने 10 तारीख को बिल लिखा, ठीक है, अब 30 दिन का बिल है, तो आप 10 को काउंटिंग में शामिल नहीं करोगे, 30 दिन कहां से गिनोगे, 11 तारीख से गिनोगे आप, ठीक है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल नॉट इंक्लूडेड। इफ date of maturity falls on a day which is public holiday, which is public holiday, the maturity date of bill the maturity date of bill shall be preceding day। ये लीजिए, यानी आपने जब डेट काउंट करके निकाला और वो जो मैच्योरिटी डेट आ रही है, मान लो वो एक ऐसा दिन आ जाए जो कि पब्लिक हॉलिडे है, ठीक है। तो अगर वो पब्लिक हॉलिडे है, तो जो मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल होगी वो उससे एक प्रेसिडिंग डे होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल संडे आ गया, तो संडे इज अ पब्लिक हॉलिडे, तो अगर संडे पब्लिक हॉलिडे है तो उससे जस्ट एक दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी ड्यू डेट 15 अगस्त को आ गई, 26 जनवरी को आ गई, 2 अक्टूबर को आ गई, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा कि जो जो आपके पब्लिक हॉलीडेज के डे हैं, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी वो एक दिन पहले मान ली जाएगी। अगर सर लेट हो तो फिर? लेट मतलब जैसे एक दिन पहले बोल रहे हो आप, एक दिन बाद हो तो? नहीं, कर ही नहीं सकते ना, डिसऑनर हो जाएगा। एक दिन बाद कैसे करोगे, आप कर ही नहीं सकते। बिल की ड्यू डेट पर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो डिसऑनर हो जाएगा बिल, तो एक्स्ट्रा टाइम तो मिल ही नहीं सकता ना। आपको करना एक दिन पहले ही पड़ेगा, उसकी ड्यू डेट ही वही होगी, और ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर में चला जाएगा। इफ डेट ऑफ मैच्योरिटी declare as emergency holiday, declared as emergency holiday, then maturity date shall be next working day। अब मान लीजिए उस दिन कोई हॉलिडे नहीं था,
लेकिन अचानक से किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से जिस दिन आपकी ड्यू डेट आ रही थी उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो अब आपको पहले तो पता ही नहीं था कि आप एक दिन पहले पेमेंट करोगे उस केस में, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो इस बिल की जो ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट वर्किंग डे मान ली जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके बिल की जो ड्यू डेट आई वो आई मान लो फॉर एग्जांपल 18 जुलाई, ठीक है। अब 18 जुलाई कोई हॉलीडे नहीं है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 18 तारीख को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। हमें पता लगा कि 18 तारीख को क्या हो गया है, इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई जिस वजह से आपके पास हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। तो अब आपको 18 जुलाई के बजाय पेमेंट 19 जुलाई को करना पड़ेगा। तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वो क्या मानी जाएगी, नेक्स्ट वर्किंग डे उसकी क्या मान ली जाएगी, मैच्योरिटी डेट मान ली जाएगी। और सर अगर ऐसा हुआ कि उसके नेक्स्ट डे भी हमारा वो हॉलीडे डे हो ऑलरेडी पहले से ही? हाँ तो वो तो नेक्स्ट डे ही जाएगा फिर। अब नेक्स्ट वर्किंग डे लिखा ना मैंने, देखो क्या लिखा, नेक्स्ट वर्किंग डे। तो वर्किंग डे अगर जैसे आप ये बोल रहे हो कि जैसे मान लो 14 अगस्त आ रही थी, है ना, यस सर। ठीक है। अब 14 अगस्त आती है और 14 अगस्त को इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो क्या 15 जो अगस्त है वो वर्किंग डे है क्या? नो सर। तो अब No, वर्किंग sir. डे कौन सा आएगा, 16th तो अगस्त। 16 आपकी वो बनेगी, ड्यू डेट बनेगी, ओके सर। क्योंकि पहले से हॉलीडे नहीं था तो 14 ड्यू डेट बनती। अब 14 न होने की वजह से आप 15 पर गए, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि 15 तो चाहे वो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर था, ठीक है। Yes. तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वैसे तो 14 आपका कोई हॉलीडे था ही नहीं ना, यस सर। तो अब वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी हॉलीडे में वर्किंग डे देखोगे आप, वर्किंग डे लिखा अपन ने, इसीलिए नेक्स्ट डे नहीं लिखा अपन ने क्या लिखा, नेक्स्ट वर्किंग डे। मान लो फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ऐसी आ गई जैसे ड्यू टू द कोरोना आई, 7 दिन तक बंद रहा सब कुछ, समझ रहे हो आप, तो वर्किंग डे कब आएगा, 21 या 22 तारीख को, जब भी वर्किंग डे आएगा उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट डे मत लिखो कभी भी इसको, हमेशा इसको क्या लिखो, नेक्स्ट वर्किंग डे, कि जो भी आपका वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बिल्कुल? यस सर। आइए पॉइंट नंबर सी डाल के लिखें। When the period of bill, when the period of bill stated in number of months, then date of maturity shall be calculated in terms of calendar months, ignoring the number of days in a month. Ignoring the number of days क्या मतलब हुआ इसका, देखिए क्या था, जब हम डेज में बिल बनाते हैं ना तो एक एक डे बाय डे काउंट किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिल का जो पीरियड है वो नंबर ऑफ मंथ में डिस्क्राइब्ड है, 3 महीने 4 महीने, तो अब मैं मंथ टू मंथ चलूंगा। अब मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि जो मंथ में काउंट में ले रहा हूं उसमें 30 दिन है, 31 दिन है या 28 दिन है, फरवरी भी अगर आ गया तो वो पूरा मंथ काउंट होगा, डेज में बातें नहीं करूंगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 15 जुलाई को 3 महीने का बिल लिखा, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, मुझे कोई मतलब नहीं है कि किस महीने में कितने दिन हैं। जब आपके बिल का पीरियड नंबर ऑफ मंथ में होगा तो हमेशा ध्यान रखना जो कैलकुलेशन होगी ना मैच्योरिटी डेट की, आप जब मैच्योरिटी डेट निकालोगे तो मंथ, कैलेंडर मंथ वाइज चलते जाओगे और उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी ड्यू डेट को कैलकुलेट कर लोगे। पॉइंट नंबर डी, when bill is bill after sight, अगर जो बिल तैयार किया गया है वो बिल आफ्टर साइट तैयार किया गया है तो लिखें, क्या करते थे अपन बिल आफ्टर साइट में, हम जो काउंटिंग करेंगे वो एक्सेप्टेंस की डेट से होगी, तो लिखें bill period will start from the date of acceptance of bill। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बिल आफ्टर साइट प्रिपेयर किया गया है तो जो बिल का पीरियड आप काउंट करना चालू करोगे, अब वो डेट ऑफ ड्राइंग से स्टार्ट नहीं होगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से पीरियड स्टार्ट होगा। जैसे मान लो आपने एक बिल आफ्टर साइट 8 दिसंबर को लिखा, आपने एक बिल लिखा है बिल आफ्टर साइट किस दिन, 8 दिसंबर को, जिस पर जो एक्सेप्टेंस दी गई वो 10 दिसंबर को दी गई है। अब मान लो वो बिल 40 दिन का है, मान लो वो बिल 2 महीने का है, तो द पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th दिसंबर, नॉट फ्रॉम द 8th दिसंबर। तो अंडरलाइन कर लेना, अगर बिल आफ्टर साइट बनाए गए हैं तो इनका मतलब ही यही होता है देखने के बाद चालू होगा। तो जब भी कोई बिल आफ्टर साइट बनाया गया है तो ध्यान रख लेना कि उस बिल का पीरियड आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, जिस दिन जो एक्सेप्टर या ड्रॉई उस पर साइन कर लेगा और उस बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, वहां से आपका बिल का पीरियड काउंट होगा। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि भैया डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बिल एट साइट के रूप में, टर्म बिल के रूप में और बिल आफ्टर साइट के डेट्स केस में। जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उस अकॉर्डिंग आप उसकी ड्यू डेट निकाल लोगे।